आज है 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं उन 20 स्टॉक्स की जिन पर आज बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर कल बुधवार को शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आज के मार्केट में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली और दिन के आखिर में बाजार अपने हाई के पास बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 510 पॉइंट चढ़कर 74,617 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,100 के ऊपर निकलकर 23,124 पर क्लोज हुआ, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। आज की तेजी में सबसे बड़ा रोल आईटी सेक्टर का रहा, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप गेनर बना। विप्रो लिमिटेड में 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली और बाकी बड़े आईटी स्टॉक्स ने भी मार्केट को ऊपर ले जाने में अच्छा योगदान दिया। मेटल सेक्टर भी चर्चा में रहा, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने हिंडाल्को लिमिटेड और वेदांता को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया। इस खबर के बाद इन स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ी और पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी काफी मजबूत रहे, जैसे फोर्टिस हेल्थ केयर में लगभग 4% की तेजी आई, क्योंकि आईएचएच हेल्थ केयर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक करने की योजना जताई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में लगभग 4% की तेजी आई, जिसकी वजह इसका मजबूत Q4 बिजनेस अपडेट रहा। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी का ग्रोथ ट्रैक मजबूत बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स में दबाव भी देखने को मिला, जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी की Q4 ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज निफ्टी का टॉप लूजर रहा, जिसे फार्मा सेक्टर में थोड़ी कमजोरी दिखी। इसके अलावा इंडिगो में भी गिरावट आई, क्योंकि जेफरीज ने बताया कि एयरलाइन सेक्टर जियोपॉलिटिकल रिस्क से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 प्रति बैरल के नीचे आ गई, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को राहत मिली और उनमें रिकवरी देखने को मिली। करेंसी मार्केट में भी हल्की मजबूती दिखी, जहां भारतीय रुपया थोड़ा मजबूत होकर 93.01 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। ऐसे में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हर सेक्टर पर दिखाई देता है और पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अगर ब्रेंट क्रूड एक तिमाही तक $150 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से गिरकर करीब 5.7% तक आ सकती है। यानी जो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे वो इस संकट की वजह से काफी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भी बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजें तक महंगी हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार खुदरा महंगाई यानी CPI 6% के ऊपर जा सकती है, जो RBI की तय सीमा के करीब या उससे ज्यादा हो सकती है। तीसरा बड़ा असर चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा, जो बढ़कर जीडीपी के लगभग 3% तक पहुंच सकता है। आसान भाषा में समझे तो देश का आयात ज्यादा और निर्यात कम होने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे रुपए पर भी दबाव बनता है। सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में साबिक की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। जुबैल दुनिया के सबसे बड़े केमिकल हब्स में से एक है। सऊदी अरब अकेले 9% ग्लोबल पेट्रोकेम सप्लाई देता है और सिर्फ जुबैल का हिस्सा 5 से 6% है। पेट्रोकेमिकल वो केमिकल्स होते हैं जो कच्चे तेल और गैस से बनते हैं। प्लास्टिक, कपड़े, पैकेजिंग, गाड़ियां और दवाइयां सब इन्हीं पर टिकी हैं। इसलिए इस सेक्टर में कोई भी रुकावट सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। अगर जुबैल की सप्लाई प्रभावित होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में अचानक सप्लाई शॉक आ सकता है, जिससे कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है और ये असर सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता MEG यानी मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल और स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर है, जिन पर देश आयात के लिए काफी निर्भर है। MEG से पॉलिएस्टर बनता है, इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर सबसे पहले झटका महसूस करेगा। साथ ही पैकेजिंग, प्लास्टिक, FMCG और पाइप्स जैसे सेक्टर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी इंटीग्रेटेड कंपनियां जो कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक खुद बनाती हैं, इस माहौल में फायदे में रह सकती हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम कंपनियों के लिए बढ़ती लागत और सप्लाई की दिक्कत से मार्जिन पर सीधा दबाव आएगा।
इसी बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधित होने के बाद भारत ने 11 महीने के अंतराल के बाद वेनेजुएला से कच्चा तेल मंगाने का फैसला किया है। इस महीने करीब 1 से 1.2 करोड़ बैरल तेल भारत पहुंच सकता है। वेनेजुएला का हैवी क्रूड रिलायंस और बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे डीजल और जेट फ्यूल ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, जिनकी ग्लोबल डिमांड अभी काफी ऊंची है। इससे भारत की रिफाइनिंग एफिशिएंसी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को मजबूती मिलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम सिर्फ मौजूदा संकट का जवाब नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रणनीति है। भारत अपने तेल के सोर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि अगर एक जगह से सप्लाई रुके तो दूसरे विकल्प पहले से तैयार। इन्फोसिस ने हार्नेस के साथ AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसका मकसद कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। आसान भाषा में समझें तो इन्फोसिस अब AI की मदद से सॉफ्टवेयर बनाने और डिप्लॉय करने की प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाना चाहता है। क्यूपिड ब्रूअरीज में गवर्नेंस से जुड़ी चिंता सामने आई है, जहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अर्पित शाह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे इस्तीफे अक्सर कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट या गवर्नेंस इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स ने बड़ा एक्सपेंशन प्लान बताया है, जहां कंपनी सिंगापुर की नियो सेमी एसजी में करीब 89.65% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, जिसकी वैल्यू लगभग 357.60 करोड़ रुपए है। इस डील से कंपनी अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने बताया है कि उसकी एग्रीकल्चर सब्सिडियरी 15 अप्रैल से कुबोटा ब्रांड के ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ाएगी। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स यानी मुनाफे को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट को गुरुग्राम प्रोजेक्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए की बुकिंग मिली है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड को दिखाता है। इससे कंपनी के आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर होती है और रियल एस्टेट बिजनेस में कॉन्फिडेंस भी दिखता है। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस ने गुजरात में 185 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 165 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने मुंबई में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अग्रीमेंट किया है, जिससे करीब 2400 करोड़ रुपए की पोटेंशियल रेवेन्यू की उम्मीद है। ये डील कंपनी के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। SRF लिमिटेड को 327 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, जिसे कंपनी ने टेक्निकल एरर बताया है और इसके खिलाफ अपील भी दायर कर दी है। ऐसे मामलों में तुरंत फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। प्रिंस पाइप्स ने गुजरात के भुज में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्विजिशन पूरा कर लिया है, जिससे कंपनी अब अपने बैथवेयर सेगमेंट को तेजी से एक्सपैंड करेगी। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में पकड़ मजबूत होगी। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की सब्सिडियरी ने एक पुराने डिस्प्यूट को मीडिएशन के जरिए सुलझा लिया है, जिसके तहत करीब KRW 360 मिलियन का पेमेंट करना होगा। इससे लीगल अनसर्टेनिटी खत्म होती है और कंपनी अपने ऑपरेशंस पर फोकस कर सकती है। BGR एनर्जी सिस्टम्स की फाइनेंशियल स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कंपनी पर 3561 करोड़ रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है और ये पूरा अमाउंट डिफॉल्ट में चला गया है। बढ़ता कर्ज और डिफॉल्ट स्थिति इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क सिग्नल माना जाता है। बायोकॉन ने US मार्केट में बोसाया और ऑकेल्सो नाम के बायोसिमिलर ड्रग्स लॉन्च किए हैं, जो बोन थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये ओरिजिनल महंगी दवाओं के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिससे कंपनी को US जैसे बड़े मार्केट में ग्रोथ का बड़ा मौका मिलेगा। टाटा म्यूचुअल फंड ने मार्केट करेक्शन के बाद अपने स्मॉल टैप फंड में फिर से लंप सम इन्वेस्टमेंट की सुविधा शुरू कर दी है। इसका संकेत है कि अब वैल्यूएशंस बेहतर हो गए हैं और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। लार्सन एंड ट्रूबो के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एनालिस्ट्स ने ईरान वॉर के असर को देखते हुए प्राइस टारगेट घटा दिया है। हालांकि कंपनी के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स गल्फ रीजन में नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन कुछ साइट्स पर डिसरप्शन का असर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को US FDA से डायबिटीज ड्रग डैपाग्लिफ्लोजिन के जेनेरिक वर्जन के लिए अप्रूवल मिला है, जो एस्ट्राजेनेका की फार्सीगा का ऑल्टरनेटिव है। इससे कंपनी को US के बड़े मार्केट में एंट्री मिलेगी और 180 डेज की एक्सक्लूसिविटी से अच्छा रेवेन्यू बूस्ट मिल सकता है। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट के बावजूद दबाव में रहे, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन को लेकर डिवाइडेड है। हालांकि ब्यूटी सेगमेंट में ग्रोथ और फैशन बिजनेस में इंप्रूवमेंट से मार्जिन्स बेहतर होने की उम्मीद है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने मजबूत ग्रोथ, बेहतर एसेट क्वालिटी और ब्रांच एक्सपेंशन दिखाया है। हालांकि शुरुआत की तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा ठंडा पड़ा, जो प्रॉफिट बुकिंग का संकेत हो सकता है।
पेस डिजिटेक का स्टॉक आईपीओ के बाद से लगातार कमजोर बना हुआ है और इशू प्राइस से करीब 35% नीचे आ चुका है। अब लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद और सेलिंग प्रेशर आया है, जिससे स्टॉक में गेल इंडिया ने ग्रीस की अल्फा गैस के साथ एलएनजी कैरियर के लिए लॉन्ग टर्म चार्टर एग्रीमेंट किया है, जिसे कंपनी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम माना जा रहा है। इस डील से गेल अपनी गैस ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को मजबूत करेगा, जिससे फ्यूचर में गैस सप्लाई चेन ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट बन सकेगी। अगली खबर, मुथूट फाइनेंस ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट दिया है, जहां कंपनी का बोर्ड 10 अप्रैल 2026 को होने वाली बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इंटरिम डिविडेंड पर फैसला ले सकता है। अगर डिविडेंड अप्रूव होता है तो 13 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। फिलहाल स्टॉक में हल्की गिरावट देखने को मिली और ये 3,240 रुपए के आसपास बंद हुआ, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अभी भी स्टेबल नजर आ रही है और रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल है। अगली खबर, आईटी सेक्टर में हाल ही में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, खासकर Q4 रिजल्ट से पहले स्टॉक्स में तेजी आई है। पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 24% की गिरावट आई थी, लेकिन मार्च के बाद ये स्थिर हो गया है, जिससे संकेत मिलता है कि ज्यादातर नेगेटिव खबरें पहले ही मार्केट में शामिल हो चुकी हैं। इस समय आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कमजोर रुपया बन रहा है, क्योंकि आईटी कंपनियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डॉलर में करती हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है। इसी वजह से वित्त वर्ष 2027 के लिए ईपीएस यानी कमाई में 2 से 4% तक का अपग्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि सेक्टर पर एआई डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल तनाव और क्लाइंट्स की डिस्क्रिशनरी खर्च में कमी जैसे दबाव बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में आईटी कंपनियां फिर से डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ दिखा सकती हैं, जो निवेशकों के भरोसे को मजबूत करता है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ मिड कैप आईटी कंपनियों में भी मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। वहीं पूरे बाजार की बात करें तो ऑटो, सीमेंट और ऑयल एंड गैस सेक्टर में वित्त वर्ष 2027 के लिए कमाई के अनुमान घटे हैं, जबकि आईटी और मेटल सेक्टर में सुधार देखने को मिला है। अगली खबर, साउथ कोरिया की टेक दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में हाल ही में तेजी देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसके मजबूत तिमाही नतीजों की उम्मीद है। अनुमान है कि कंपनी का मुनाफा इस बार 8 गुना तक बढ़ सकता है, जो निवेशकों के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इस शानदार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रोल एआई से जुड़ी चिप्स की बढ़ती मांग का है, खासकर हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स का। ये चिप्स एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होती हैं और अभी मार्केट में इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि सप्लाई कम पड़ रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। HBM चिप्स के मामले में पहले SK हाइनिक्स आगे था, लेकिन अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आने वाले दिनों में कंपनी के पूरे नतीजे आएंगे, जिन पर बाजार की नज़र बनी हुई है और वहीं से आगे की दिशा तय होगी। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुपये के खिलाफ करीब $5 बिलियन की पोजीशंस ले रखी थी, जिन पर रेगुलेटर की सख्ती का असर पड़ा है। इन ट्रेड्स को जल्दी बंद करने की वजह से बैंक को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन बैंक के बड़े साइज को देखते हुए इसे मैनेजेबल माना जा रहा है। आरबीआई ने रुपये को संभालने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि इस साल करेंसी करीब 3% गिर चुकी है और फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन स्टॉक्स बेच रहे हैं। इसी वजह से आरबीआई ने बैंक्स को करेंसी मार्केट में अपनी डेली ओपन पोजीशन $100 मिलियन तक सीमित करने का निर्देश दिया है। मार्केट में ऐसे बेट्स का टोटल एक्सपोजर करीब $30 बिलियन तक पहुंच गया था, जिससे रिस्क काफी बढ़ गया था। अब जब एसबीआई और बाकी बैंक्स अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे तो उम्मीद है कि रुपये में थोड़ी मजबूती आ सकती है और करेंसी पर दबाव कम होगा। अगली खबर, ब्रोकरेज फर्म CLSA ने हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स और स्विगी जैसे स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, क्योंकि करंट वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसका मतलब है कि रीसेंट गिरावट के बाद इन स्टॉक्स में आगे बढ़ने की पोटेंशियल दिखाई दे रही है। CLSA के मुताबिक चौथे क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट में काफी बदलाव देखने को मिला है, जिसने GST रेट कट के फायदे को कुछ हद तक बैलेंस कर दिया है। ऐसे समय में आमतौर पर सेक्टर के बड़े और मजबूत प्लेयर्स को फायदा होता है, क्योंकि वो कॉस्ट प्रेशर को बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं। टाटा कंज्यूमर और जुबिलेंट फूडवर्क्स को होल्ड से आउट परफॉर्म में अपग्रेड किया गया है और इनके टारगेट प्राइस भी बढ़ाए गए हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ब्रोकरेज को इन स्टॉक्स में आगे करीब 13 से 14% तक अपसाइड की उम्मीद है। स्विगी को भी अपग्रेड मिला है और इसमें करीब 30% से ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। हालांकि इसका टारगेट अभी भी IPO प्राइस से नीचे है। वहीं आदित्य बिरला फैशन का रेटिंग इंप्रूव किया गया है, लेकिन उसका टारगेट प्राइस थोड़ा घटाया गया है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड अब बैलेंस्ड माना जा रहा है।
आज के FIIs और DIIs के डेटा में साफ तौर पर उल्टा ट्रेंड देखने को मिला, जहां घरेलू निवेशकों ने 7,979 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजबूत खरीदारी की, जबकि विदेशी निवेशकों ने 8,692 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। इसका मतलब है कि मार्केट में फिलहाल सपोर्ट लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज समेत यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ी चेतावनी दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डेडलाइन सेट कर दी। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला दिया, जिससे मार्केट ओपनिंग से ही दबाव में रहा। वेस्ट एशिया में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट और खार्ग आइलैंड जैसे अहम ऑयल हब पर हमलों की खबर से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आया। ब्रेंट $110 के पार और WTI $115 के ऊपर पहुंच गया, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और एनर्जी कॉस्ट बढ़ने का खतरा और गहरा गया। ईरान ने यूएस के प्रपोजल्स को ठुकरा दिया है और जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिससे सिचुएशन और सेंसिटिव बन गई है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और फैलता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन, खासकर ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस अनिश्चित माहौल में मार्केट सेंटिमेंट काफी मिक्स्ड दिखा, जहां US डॉलर मजबूत हुआ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स अभी पूरी तरह क्लियर डायरेक्शन में नहीं हैं और रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष देखें तो आज बाजार में चौथे दिन भी मजबूती बनी रही और सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने हाई के पास बंद हुए, जिसमें IT और मेटल सेक्टर ने सबसे बड़ा योगदान दिया। वहीं FIIs की बिकवाली के बावजूद DIIs की मजबूत खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहा। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ता दिख रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर सख्त रुख और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल $110 प्लस तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन और इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरल खबरों में IT रिकवरी, फार्मा अप्रूवल्स, रियल एस्टेट डिमांड और कई कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स जैसे पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में गिरावट, बढ़ता कर्ज और जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसी चिंताएं भी सामने आईं। कुल मिलाकर मार्केट अभी अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चल रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।